ट्रंप ने खुद पत्रकारों को फोन करके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में गॉसिप देना शुरू कर दिया ताकि उन पर बैंकों के कर्ज वाला मुद्दा मीडिया से डाइवर्ट हो जाए। कई महीनों तक हाना के बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वो प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पत्नी इवाना ट्रंप के लिए न्यूयॉर्क में एक होटल खरीद कर दे दिया ताकि इवाना न्यूयॉर्क में बिजी रहे और ट्रंप साहब खुद अटलांटिक सिटी में एक लड़की के साथ अफेयर चला सके। लेकिन ट्रंप की एक ऑडियो वायरल हो जाती है जिसमें वो महिलाओं के बारे में कह रहे थे कि Grab him by the pussy. I can do anything. माइकल कोहन ने एक पॉर्न स्टार को $1,30,000 दिए और उससे कहा कि वो ट्रंप के साथ अपने रिलेशंस के बारे में बाहर कुछ न बोले। ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिका में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन। ट्रंप की टीम के लोग हर दिन ट्वीट करके देखते कि किस मुद्दे वाले ट्वीट पर सबसे ज्यादा रीट्वीट आ रहे हैं। ट्रंप के करीबी लोग उनको मॉडल ऑफ द वीक बोलते थे क्योंकि ट्रंप हर हफ्ते किसी नई मॉडल को डेट करते थे। बराक ओबामा ने भरी सभा में ट्रंप का मजाक उड़ाया, लेकिन ट्रंप ने एक शब्द नहीं बोला और मन में ठान लिया कि अब राष्ट्रपति ही बनना है। 17 अक्टूबर 1885 जर्मनी से एक 16 साल का लड़का जो एक नाई की दुकान में काम करता था, वो 10 दिन की जहाज की यात्रा करके अमेरिका पहुंचता है। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा सूटकेस था जिसमें कुछ कपड़े थे। जब ये लड़का 8 साल का था तब इसके पिता की मौत हो जाती है। विरासत के नाम पर सिर्फ कर्ज मिला। उन दिनों जर्मनी में नियम था कि 17 साल की उम्र के बाद जर्मन आर्मी में कंपलसरी सर्विस देनी होगी, लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय अमेरिका भागना पसंद किया। इस 16 साल के लड़के का नाम था फ्रेडरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप के दादा, और यहीं से शुरुआत होती है अमेरिका में ट्रंप फैमिली की। अमेरिका पहुंचने के बाद फ्रेडरिक ट्रंप नाई की दुकान चलाना शुरू करते हैं, लेकिन इससे उसका काम नहीं चलता। इस बीच अमेरिका में कुछ जगहों पर सोने की खदानें मिलना शुरू हो चुका था, इसलिए फ्रेडरिक ट्रंप ने उन खदानों के आसपास की जगहों में होटल और रेस्टोरेंट शुरू कर दिए। ये छोटे छोटे होटल और रेस्टोरेंट आमतौर पर रेड लाइट एरिया की तरह काम करते थे, जहां पर वेश्यालयों के तौर पर काम करते थे। यहाँ मुख्य धंधा प्रोस्टिट्यूशन का था। एक तरह से कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप के दादा ने प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से खूब पैसा कमाया। इस धंधे से अमीर होने के बाद फ्रेडरिक ट्रंप अपने परिवार के साथ जर्मनी वापस लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने मिलिट्री सर्विस पूरी नहीं की थी। इसके बाद फ्रेडरिक को वापस अमेरिका लौटना पड़ता है और न्यूयॉर्क में आकर रहने लगते हैं। यहीं पर फ्रेडरिक को एक बेटा होता है जिसका नाम था फ्रेड ट्रंप। फ्रेड ट्रंप के ही बेटे थे डोनाल्ड ट्रंप। फ्रेड ट्रंप ने बड़े होकर कंस्ट्रक्शन में काम करना शुरू कर दिया और 1920 के दशक में उन्होंने अपने पेरेंट्स का रियल एस्टेट का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ट्रंप परिवार का बिजनेस बढ़ने लगा। वे न्यूयॉर्क के क्वींस में सिंगल फैमिली हाउसेज बनाने लगे। वर्ल्ड वॉर II के समय उन्होंने वॉर सोल्जर्स के लिए अपार्टमेंट्स बनाए। इसी बीच साल 1946 में फ्रेड ट्रंप के यहाँ चौथी संतान का जन्म होता है जो आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। इस लड़के का नाम था डोनाल्ड ट्रंप और यही डोनाल्ड ट्रंप आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। ट्रंप अमेरिकी बिजनेस में न केवल सक्सेसफुल होते हैं बल्कि दिवालिया भी हुए, कर्ज चुकाने में फेल भी हुए और अपनी कंपनियों को भी उन्हें बेचना पड़ा। अपने दादा के धंधे की तरह ही ट्रंप के संबंध भी पॉर्न स्टार्स के साथ पाए गए। इस वीडियो में आगे ट्रंप की पूरी कहानी है। अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने टॉपिक से ही रिलेटेड एक दूसरी खबर पर चर्चा करना चाहता हूं। अभी हाल ही में खबरें आई कि किस तरह यूएस इलेक्शंस और डोनाल्ड ट्रंप की जीत की वजह से क्रिप्टो का ऑल टाइम हाई टच हुआ है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और ऊपर जा सकता है। ट्रंप की जीत में दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क का इन्वॉल्वमेंट ये कहता है कि ये समय इन्वेस्ट करने का सही वक्त है, लेकिन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे सेफ है? भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच, यहां आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं सबसे कम फीस पर, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ और 25 गुना लेवरेज तक। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप 25,000 तक ट्रेड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि नए यूजर्स के लिए पहले 15 दिन तक मिलता है 100% फीस रिबेट। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है और 2 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स का ट्रस्ट भी है। इसका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फीचर आपको प्रॉफिट्स कमाने में मदद करता है, जहां एक्सपर्ट ट्रेडर्स आपके बिहाफ पर ये ट्रेड करते हैं, यानी सेफ और स्टेडी ग्रोथ तय है। अभी डाउनलोड करें और पाएं 1% कैशबैक और पहले 30 दिनों के लिए 0 ट्रेडिंग फीस।
कॉइन स्विच का प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी है। टोटल कस्टमर होल्डिंग्स 2774.10 करोड़ रुपए है और टोटल कॉइन स्विच होल्डिंग्स 3497.22 करोड़ रुपए हैं, जो इसकी मजबूत फाइनेंशियल स्थिति को दर्शाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप पर आरोप लगे कि वे ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। अमेरिकन फोक सिंगर वुडी गथरी ने तो फ्रेड ट्रंप के ऊपर एक गाना भी बनाया था जिसका नाम था ओल्ड मैन ट्रंप। ट्रंप परिवार पर ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव के इतने आरोप लगे कि साल 1973 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट सिविल राइट्स डिवीजन ने ट्रंप के ऊपर केस चलाया। इस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप भी अपने पिता के बिजनेस को संभालने लगे थे और उनकी उम्र करीब 27 साल थी। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से इस केस को लड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रॉय कोहन नाम के एक प्रसिद्ध वकील को हायर किया था। इधर ट्रंप का परिवार कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था, लेकिन वो अभी भी न्यूयॉर्क के हिसाब से बड़ा कंस्ट्रक्शन एम्पायर नहीं था। उस वक्त बड़ा बिल्डर उसे ही माना जाता था जो मैनहट्टन सिटी में बिल्डिंग बनाने का काम करता हो, जो न्यूयॉर्क का बिजनेस सेंटर माना जाता था। किस्मत से डोनाल्ड ट्रंप को मैनहट्टन के रियल एस्टेट सेक्टर में घुसने का तरीका मिल गया और वह तरीका था कमोडोर होटल। कमोडोर होटल एक समय न्यूयॉर्क के सबसे पुराने और फेमस होटल्स में से एक था, जो अब लॉस में चल रहा था और बंद हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के पिता उस वक्त न्यूयॉर्क के मेयर के करीबी थे और इस खबर के मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के मेयर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस होटल को खरीदकर इसे दोबारा से तैयार करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये तभी करूंगा जब न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल इस होटल को अगले 40 साल तक टैक्स फ्री करेगी। इस पर सिटी काउंसिल की वोटिंग होती है। इस तरह अपने पिता फ्रेड ट्रंप और वकील रॉय कोहन के कनेक्शंस की मदद से डोनाल्ड ट्रंप को इस होटल के लिए टैक्स में छूट मिल जाती है। ये डोनाल्ड ट्रंप की पहली बड़ी बिजनेस डील थी और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन के बड़े बिल्डर्स के क्लब में घुस जाते हैं। इस बीच साल 1977 में डोनाल्ड ट्रंप की इवाना ट्रंप से शादी होती है। इवाना ट्रंप चेकोस्लोवाकिया से अमेरिका आई थी और एक मॉडल थी। इवाना भी डोनाल्ड के साथ ही कमोडोर होटल को दोबारा शुरू करने में लग जाती हैं। इस तरह साल 1980 में यह होटल ग्रांड हयात न्यूयॉर्क के नाम से दोबारा खुलता है और तुरंत चलने लगता है। इस सफलता के साथ ही ट्रंप एक यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में फेमस होने लगते हैं। इस सक्सेस के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में मौजूद बंद पड़े बॉनविट टेलर डिपार्टमेंटल स्टोर को भी खरीद लिया। इस बिल्डिंग के दोनों तरफ पुरानी मूर्तियां लगी हुई थी जिनको कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रंप इस बिल्डिंग पर विस्फोटक लगाकर इसे उड़वा देते हैं और नए सिरे से एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी करते हैं जो पूरी दुनिया में ट्रंप टावर्स के नाम से फेमस हुई। ट्रंप टावर्स के लॉन्च होते ही डोनाल्ड ट्रंप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ट्रंप और इवाना न्यूयॉर्क के नए पावर कपल्स में शामिल हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब न्यूज़पेपर्स में इस तरह के आर्टिकल छपने लगे कि वो जिस चीज को भी छूते हैं वो सोना बन जाती है। साल 1984 में डोनाल्ड ट्रंप अटलांटिक सिटी में अपना प्राइवेट कैसीनोज खोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ट्रंप प्लाजा नाम से एक पहला कैसीनो खोला गया। अगले साल 1985 में दूसरा कैसीनो यानी ट्रंप कासल शुरू कर दिया जाता है। ट्रंप कासल का जिम्मा ट्रंप की पत्नी इवाना ट्रंप ने संभाला। इत्तेफाक से ट्रंप के दोनों ही कैसीनोज चलने लगते हैं और प्रसिद्ध होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत कैश आने लगता है। अमीरी इतनी कि 1987 तक आते आते ट्रंप एक एयरलाइन, एक प्राइवेट यॉच, एक फुटबॉल टीम और महलनुमा मार आ लागो मेंशन और एक प्राइवेट जेट खरीद डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें हर मैगजीन के कवर पर और हर न्यूज चैनल पर नजर आने लगी। ट्रंप ने अपने ट्रंप प्लाजा कैसीनो में ही बॉक्सिंग के अमेरिका के सबसे बड़े मैचेज ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, जहां माइक टायसन जैसे लोग फाइट करने के लिए आते थे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उन मैचेस को देखने आते थे। टीवी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप ब्रांड नेम अब पूरे अमेरिका में पहुंचने लगता है। इन्हीं दिनों ट्रंप का मार्ला मेपल्स नाम की एक मॉडल से अफेयर शुरू हो जाता है। उनकी पत्नी इवाना ट्रंप को इस अफेयर के बारे में पता ना चले, इसके लिए ट्रंप ने मार्च 1998 में न्यूयॉर्क में ही मौजूद फेमस प्लाजा होटल $408 मिलियन में खरीद लिया और इसे इवाना ट्रंप को चलाने के लिए दे दिया ताकि वो न्यूयॉर्क में बिजी रहें और डोनाल्ड ट्रंप मार्ला मेपल्स के साथ अटलांटिक सिटी में अपना अफेयर चलाते रहें, जहां पर उनके बाकी कैसीनोज थे जिनमें से ट्रंप कैसल का जिम्मा खुद इवाना ट्रंप के पास था। ट्रंप समझिए अमेरिका के विजय माल्या थे जिन्होंने
उन्होंने कोई काम नहीं छोड़ा जहां से वे पब्लिसिटी पा सकते थे या आनंद ले सकते थे। ट्रंप ने खुद के नाम से एक गेम भी शुरू किया और जिसका नाम रखा ट्रंप द गेम, जिसमें लोगों को पैसे कमाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी और बेचनी होती थी। अप्रैल 1998 में ट्रंप ताजमहल नाम का एक तीसरा कैसीनो भी खरीद लेते हैं। इसकी बिल्डिंग केवल आधे में ही बनी हुई थी, लेकिन ये इतना बड़ा एरिया था कि पूरा होने के बाद इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बिल्डिंग में से एक के रूप में होने जा रही थी। इस कैसीनो के बारे में ट्रंप ने कहा कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, लेकिन ताजमहल कैसीनो को पूरा करने के लिए $1 बिलियन का खर्च आना था। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि उनका नाम सुनने के बाद बैंक आसानी से लोन दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंत में ट्रंप को बॉन्ड मार्केट से काफी महंगे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है ताकि ताज कैसीनो के सपने को पूरा कर सकें। लेकिन ताज कैसीनो प्रोजेक्ट ट्रंप के लिए काल की तरह सामने आता है, जब ट्रंप के करियर को ही डुबा देता है। ट्रंप पर जोक बनने लगते हैं और ट्रंप की कंपनियां भी इस कैसीनो के कारण दिवालिया हो जाती हैं। जिन दिनों डोनाल्ड ट्रंप ताज कैसीनो को खरीद कर तैयार करने जा रहे थे और करोड़ों का कर्जा ले रहे थे, उन्हीं दिनों अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। 13 अक्टूबर 1989 के दिन को अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में मंदी शुरू हो जाती है, लेकिन ट्रंप ताजमहल कैसीनो का काम नहीं रोकते। फाइनली 5 अप्रैल 1990 के दिन ताजमहल कैसीनो की एक ग्रांड ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग में ट्रंप ने माइकल जैक्सन को भी बुलाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस कैसीनो को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को उनका पेमेंट ही नहीं मिला था और इस कारण इन्वेस्टर्स ने ट्रंप के खिलाफ केस कर दिया। दूसरी तरफ ट्रंप ने जो कर्जा लिया था उसे वो चुका नहीं पा रहे थे। ऑलरेडी कर्ज की एक किस्त मिस कर चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप अपने कैसीनो के पहले बॉन्ड पेमेंट पर भी डिफॉल्ट करने वाले थे, लेकिन अचानक इसी वक्त एक लॉयर उनके कैसीनो में आता है और $3.5 मिलियन की चिप्स खरीद लेता है। लेकिन उनसे खेलता नहीं है, बल्कि चिप्स लेकर चला जाता है। कैसीनो चिप्स एक तरह से टोकन की तरह काम करती हैं। इन्हें पैसे से खरीदकर ही कैसीनो में खेला जाता है। बाद में पता चलता है कि ये चिप्स डोनाल्ड के पिता फ्रेड ट्रंप ने ही ली थी, जिससे वो उनकी मदद कर पाएं। अब कोई भी ये सोचेगा कि फ्रेड डोनाल्ड को सीधे लोन भी तो दे सकते थे, लेकिन अगर फ्रेड डोनाल्ड को लोन देते तो उस पैसे का पहला यूज उन्हें अपने पुराने लोन्स को पे करने के लिए करना होता, जिनकी किस्त डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मिस कर चुके थे। चूंकि बॉन्ड पेमेंट भी मिस ना हो जाए, इसलिए डोनाल्ड के पिता ने यह तरीका अपनाया। लेकिन डोनाल्ड और उनके पिता दोनों ही इस कर्तव्यबाजी में फंस जाते हैं। अमेरिका के कैसीनो कंट्रोल कमीशन ने कहा कि इस तरह से लोन देना इलीगल है। ये कहते हुए कमीशन ने ट्रंप के कैसीनो पर $65,000 का फाइन लगा दिया। अब घर की बात बाहर आ चुकी थी। मीडिया में ट्रंप को लेकर खबरें छपने लगती हैं कि ट्रंप कर्जे में हैं और उनके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है। ट्रंप इस मुसीबत में तो आए ही, लेकिन अभी एक दूसरी भी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। 1990 की न्यू ईयर के वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी इवाना ट्रंप को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है। अब न्यूज़पेपर्स के लिए ये एक बड़ी गॉसिप थी। कुछ न्यूज़पेपर्स ने तो इसके लिए एक ट्रंप बीट तक बना दी। न्यूयॉर्क पोस्ट और द डेली न्यूज़ में रोज डोनाल्ड ट्रंप और इवाना ट्रंप के झगड़े की खबरें छपती। इन दोनों अखबारों के फ्रंट पेज पर ट्रंप की खबरें ही छपती। ये झगड़ा इतना मसालेदार था कि न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन बढ़ जाती है और टेलीविजन की टीआरपी भी बढ़ जाती है। एक अखबार ने तो लगातार 28 दिनों तक अपने फ्रंट पेज पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और इवाना ट्रंप की खबरें छापी। ट्रंप इस मुसीबत से निकलते कि उनके सामने इससे भी बुरी खबर आ जाती है। ट्रंप को कर्ज देने वाले लोग अपना पैसा मांगने लगते हैं। इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप अपने कर्जे से मीडिया को दूर रखने के लिए खुद पत्रकारों को फोन करके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में गॉसिप फैलाने लगते हैं। अब ट्रंप की गर्लफ्रेंड मार्ला मेपल्स भी न्यूज़पेपर में छपने लगती हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के एक फ्रंट पेज पर तो ये भी हेडलाइन छपी कि मार्ला मेपल्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेक्स अभी तक की उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सेक्स है। मार्ला मेपल्स और ट्रंप की खबरों से तंग आकर इवाना ट्रंप ने तलाक के लिए केस फाइल कर दिया। अमेरिकी पत्रकार हैरी हर्ट की किताब लॉस्ट टाइकून के मुताबिक इवाना डोनाल्ड ट्रंप पर रेप का आरोप भी लगाती हैं और ये भी कहती हैं कि डोनाल्ड का उनके प्रति व्यवहार क्रूअल था और इनह्यूमन था। इस तरह डोनाल्ड और इवाना ट्रंप के बीच तलाक हो जाता है। इस बीच डोनाल्ड के बिजनेस कोलैप्स होते रहते हैं। बैंक्स उनसे $1 बिलियन से भी ज़्यादा का कर्जा वापस मांगते हैं। आखिर में साल 1991 में ट्रंप ने अपने ताजमहल कैसीनो को
बैंकरप्ट घोषित कर दिया, जिसके बाद कर्जदारों ने कैसीनो का 50% हिस्सा ले लिया। इसी बीच खबरें छपने लगती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मार्ला मेपल्स को भी एक इटालियन मॉडल कार्ला ब्रूनी के लिए छोड़ दिया है। दरअसल उन दिनों ट्रंप टीवी के टीआरपी के लिए एक बड़ी न्यूज हुआ करते थे, इसलिए अखबारों और टीवी पर ट्रंप से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर पर लाइव कवरेज होती थी। अलग अलग जगह पर डोनाल्ड ट्रंप की अलग अलग मॉडल्स और लड़कियों के साथ खबरें छपती थी। इस बीच अक्टूबर 1993 में मार्ला मेपल्स डोनाल्ड के बच्चे की मां बन जाती हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को मार्ला मेपल्स से शादी करनी पड़ती है। कर्जे में डूबा होने के बावजूद डोनाल्ड ने अपनी शादी पर कई लाख डॉलर्स खर्च किए, जिसके लिए कई साल तक सिटी बैंक उनसे पैसे मांगता रहा। अंत में बैंकों से परेशान आकर ट्रंप ने अपनी एयरलाइन और याच बेच दी। ट्रंप प्लाजा होटल को भी एक सऊदी प्रिंस ने खरीद लिया, लेकिन इससे भी ट्रंप का पूरा कर्जा खत्म नहीं होता। भविष्यवाणियां होने लगी कि अब ट्रंप खत्म हो गए हैं। अंत में ट्रंप ने अपनी कंपनी के शेयर बेचने का प्लान बनाया, क्योंकि इतनी पब्लिसिटी की वजह से लोग ट्रंप को अभी भी अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही मानते थे। इस तरह अपने शेयर्स को बेचकर ट्रंप ने 1.2 बिलियन डॉलर इकट्ठे कर लिए और अपना कर्ज चुका लिया। ट्रंप का इधर बिजनेस थोड़ा सा ट्रैक पर आया तो इधर मैरिज लाइफ की गाड़ी पलट जाती है। मार्ला मेपल्स से शादी में दिक्कतें आने लगती हैं। शादी के 3.5 साल बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने मार्ला मेपल्स से भी तलाक ले लिया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि ट्रंप ने मार्ला के साथ पहले से ही एक प्रीनप एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, जिसके मुताबिक तलाक होने पर पति पत्नी का एक दूसरे की संपत्ति पर जायदाद पर कोई हक नहीं होगा। साथ में ट्रंप ने शादी से पहले ही मार्ला मेपल्स से एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट भी साइन कराया था कि वो किसी भी तरह से किसी भी मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी शादी के बारे में बात नहीं करेंगी। बिजनेस और मैरिज लाइफ के कारण ट्रंप पर जोक्स बनने लगते हैं। अब दोबारा से खुद को न्यूज में लाने के लिए ट्रंप ने WWE या कहें कि रेसलमेनिया होस्ट करना शुरू कर दिया। यहीं पर ट्रंप की मुलाकात रेसलर जेसी वेंचुरा से होती है। जेसी वेंचुरा ने साल 1998 में मिनेसोटा राज्य के गवर्नर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। इस वक्त जेसी को एक नॉन सीरियस कैंडिडेट की तरह समझा जा रहा था। इसके अलावा वे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की बजाय एक छोटी सी पार्टी यानी रिफॉर्म पार्टी के कैंडिडेट थे। उनका हारना लगभग तय था। लेकिन इस चुनाव में जेसी अपने आप को एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी मीडिया, एंटी कैरियर पॉलिटिशियन के रूप में पेश करते हैं और आखिर में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स को हराकर मिनेसोटा के गवर्नर बन जाते हैं। और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप राजनीति में आने पर सीरियसली सोचते हैं। साल 1999 में ट्रंप जेसी के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी। इसके बाद ट्रंप अनाउंस करते हैं कि वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं। शुरुआत में ट्रंप रिफॉर्म पार्टी से अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की सोचते हैं, लेकिन अभी भी लोग डोनाल्ड ट्रंप को नॉन सीरियस कैंडिडेट ही समझते थे और उनके मन में सवाल था कि क्या वो सच में चुनाव लड़ेंगे या फिर ये पब्लिसिटी पाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप दोबारा जेसी वेंचुरा के पास जाते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाते हैं कि रैली करो, उसमें कुछ ऊटपटांग बोलो जिससे मीडिया कवरेज मिलती रहे। ये बात ट्रंप को समझ आ गई। इसके कुछ दिन के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो चुनाव तभी लड़ेंगे जब उनको लगेगा कि वो जीत सकते हैं। वो 20-22% वोट लेकर वापस कुछ दिन बाद अपने ट्रंप टावर्स के ऑफिस में नहीं बैठना चाहते। इस तरह कई महीनों तक हाँ ना के बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करते हैं कि वो प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ट्रंप ने इसका कारण बताया कि नेताओं की जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन होती है। दरअसल ट्रंप जानते थे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी से होकर ही जीता जा सकता है। थर्ड पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनके चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन साल 2003 में डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी एक बार फिर बदलती है और वो भी एक रियलिटी शो की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप द एम्प्रेटिस नाम का एक टीवी शो प्रोड्यूस करते हैं जो NBC चैनल पर आता है। ये एक रियलिटी शो था जो लोगों की बिजनेस स्किल्स को जज करता था। इसके जज डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं और जीतने वाले को $2,50,000 की स्टार्टिंग सैलरी वाली नौकरी देने का वायदा करते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर शो साबित हुआ और द अप्रेंटिस ने डोनाल्ड ट्रंप की इमेज को बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा शो था जिसको लगभग हर कोई देखता था। द अप्रेंटिस ने डोनाल्ड ट्रंप को सेकंड चांस दिया और ट्रंप के बारे में दोबारा से बिजनेस सक्सेस और वेल्थ से रिलेटेड बातें होने लगती हैं। जनवरी 2005 में डोनाल्ड ट्रंप ने मेलानिया कनॉफ्स से शादी कर ली। मेलानिया कनॉफ्स एक सुपर मॉडल थी और मेलानिया साल 1998 में डोनाल्ड ट्रंप से मिली थी और शुरू में ट्रंप के करीबी लोग उनको मॉडल ऑफ द वीक बोलते थे, क्योंकि ट्रंप उस वक्त हर हफ्ते किसी नई मॉडल को डेट किया करते थे। लेकिन ट्रंप और मेलानिया की जोड़ी
ऐसी जमती है कि दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और 2005 में दोनों ने शादी कर ली। ट्रंप की शादी में नेतन्याहू, बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन जैसे ग्लोबल लीडर भी शामिल हुए। शादी के बाद ट्रंप एक तरफ अपने रियलिटी शो को चलाते हैं और दूसरी तरफ अपने बच्चों को बिजनेस के लिए तैयार करने लगते हैं। इसी बीच दुनिया में और डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी में ट्विटर आ जाता है। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने फैंस से सीधे इंटरेक्ट करने का मौका दिया। आमतौर पर उनके फैंस उनके रियलिटी शो की या उनके बिजनेस स्किल्स की तारीफ करते थे, लेकिन फिर उनके पास ऐसे मैसेज आने लगते हैं जहां उनके फैंस उनको कहते हैं कि वे उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं और यहीं से फिर से डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल एम्बिशंस फिर से जागने लगते हैं। इधर साल 2008 में अमेरिका को बराक ओबामा के रूप में एक ब्लैक राष्ट्रपति देखने को मिला, लेकिन इंटरनेट ब्लॉग्स पर एक ऐसा इश्यू उठने लगा कि बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट होने की कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि वो यूएस में पैदा ही नहीं हुए और अमेरिका में ये नियम है कि अमेरिका का वो नागरिक जिसका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। ये बात एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह इंटरनेट पर फैल जाती है और आगे साल 2011 में बराक ओबामा दूसरी बार डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यूएस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनते हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स ओबामा के खिलाफ एक ऐसा कैंडिडेट्स ढूंढ रहे थे जो उन्हें हरा सके। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी हुई कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के एक इवेंट में बोलने के लिए बुलाया जाता है। इस इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि किसी को नहीं पता कि हमारे अभी के प्रेसिडेंट कहां से आए हैं। जो लोग उनके साथ स्कूल में गए उनको भी याद नहीं कि उनके साथ स्कूल में ओबामा थे या नहीं। इस तरह ट्रंप ने ओबामा के जन्म को लेकर सवाल उठा दिए, जबकि ये अभी तक सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भर थी। पहली बार किसी सेलिब्रिटी ने इतने बड़े मंच से ये सवाल उठाए थे कि इससे रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा हिस्सा ट्रंप का फैन हो जाता है। इसके बाद रिपब्लिकन्स के शुरुआती पोल्स में ट्रंप सबसे आगे निकल जाते हैं। ट्रंप हर जगह ओबामा के बर्थ सर्टिफिकेट की बात करते हैं। आखिर में बराक ओबामा को खुद अपना बर्थ सर्टिफिकेट रिलीज करना पड़ा, जिसमें यह सबूत था कि वे अमेरिका में ही पैदा हुए थे। लेकिन कमाल की बात यह रही कि इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने खुद को एक विनर के रूप में पेश कर दिया कि उन्होंने बराक ओबामा को अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने को मजबूर कर दिया है। 30 अप्रैल 2011 के दिन बराक ओबामा व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन पोस्ट के गेस्ट के तौर पर जाते हैं। यहां पर बराक ओबामा ट्रंप का मजाक उड़ाते हैं और भरी सभा में कहते हैं कि डोनाल्ड बर्थ सर्टिफिकेट मैटर को खत्म करके खुश हैं, क्योंकि अब वो और इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात कर पाएंगे, जैसे कि क्या मून लैंडिंग फेक थी। To put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? इसके बाद भी ओबामा नहीं रुकते और ट्रंप को पब्लिकली खतरनाक तरीके से ह्यूमिलेट करते हैं। इसके बाद कॉमेडियन सेड मेयर्स, जो इस डिनर के होस्ट थे, वो भी कई मिनट तक ट्रंप का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो रिपब्लिकन के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक जोक के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। अपनी इस बेइज्जती पर ट्रंप ने कुछ भी नहीं कहा और वो वहां से जल्दी चले गए। कई लोगों का कहना था कि यही वह दिन था जिस दिन ट्रंप ने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अब कहानी शुरू होती है पॉलिटिशियन डोनाल्ड ट्रंप की। साल 2012 के राष्ट्रपति चुनावों में एक बार फिर ओबामा की जीत होती है। ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट मिट रोमनी को बुरी तरह हरा दिया। अगले चुनाव 4 साल बाद 2016 में होने थे, लेकिन ट्रंप ने 2012 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म होने के बाद ही अगले चुनावों के लिए काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर्स यूएस ट्रेडमार्क ऑफिस में जाते हैं और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन के लिए एक पेटेंट फाइल करते हैं। साल 2013 में वकील माइकल कोहेन कहते हैं कि आने वाले 2016 के चुनाव में ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन पर सिर्फ रिसर्च करने के लिए $1 मिलियन खर्च कर दिए गए थे। इसी तरह साल 2016 के चुनाव से एक साल पहले यानी 2015 में ट्रंप अपनी कैंपेन के लिए फेमस कैंपेन मैनेजर कोरी लेवांडोव्स्की को हायर करते हैं, जिसका काम था ट्रंप की हाइप क्रिएट करना। अब बारी थी उन मुद्दों की जिन्हें ट्रंप इलेक्शंस में उठाएंगे। इसके लिए ट्रंप की टीम ने ट्विटर का इस्तेमाल किया। ये लोग हर मुद्दे पर ट्वीट करके देखते हैं इन ट्वीट्स पर कितने रीट्वीट आ रहे हैं, इससे तय होता कि किस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनाव लड़ सकते हैं। जिन मुद्दों पर ज़्यादा इंगेजमेंट आया, ट्रंप ने उन्हीं सवालों को अपनी कैंपेन में उठाना शुरू कर दिया। जैसे ट्रंप ने मुद्दा उठाया
कि हम यूएस बॉर्डर पर बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स यानी प्रवासियों को रोकने के लिए एक दीवार बनाएंगे और उसका खर्चा मैक्सिको से उठवाएंगे। सेम जैसे भारत में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के मुद्दे को उठाकर माहौल बनाया जाता है। ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको से आने वाले लोग रेपिस्ट होते हैं। अमेरिका बाकी सबकी समस्याओं के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। मैक्सिको के बाद ट्रंप ने देखा कि रिपब्लिकन्स पार्टी के सभी धड़ों के बीच में एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स भी हैं। इसे भुनाते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर वो जीत गए तो अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री पर टोटल बैन लगा दिया जाएगा। ट्रंप हेडलाइंस पाने के लिए ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल कहते और फिर कुछ दिन के बाद कुछ और नया कंट्रोवर्शियल मुद्दा लाते। ट्रंप जितनी गड़बड़ करते उनका सपोर्ट उतना ही अधिक बढ़ने लगता। ट्रंप ने मुस्लिमों का डर दिखाने के लिए कहना शुरू कर दिया कि क्रिश्चियनिटी खतरे में है, यानी ईसाई धर्म खतरे में है। इन सब बयानों ने ट्रंप को तगड़ी लोकप्रियता दी। जब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर चुनाव शुरू हुए कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कौन नेता चुनाव में खड़ा होगा, तो इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्टी के सभी नेताओं को पीछे छोड़ दिया। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर हुए चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है और इस पूरी प्रोसेस में ट्रंप को इतनी मीडिया अटेंशन मिली कि बाकी सब कैंडिडेट उनके सामने फीके नजर आने लगे। ट्रंप को अपनी जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें डर था कि जिन महिलाओं से उनके संबंध रहे हैं कहीं वो आगे आकर उनके खिलाफ कुछ बोलना शुरू ना कर दें, या उनके खिलाफ जो हैरेसमेंट के जो पहले मामले हैं वो पब्लिकली ना आ जाएं। इन मामलों को हमेशा के लिए दफनाने के लिए ट्रंप ने अपने वकील माइकल कोहेन से कांटेक्ट किया। साथ ही ब्लैकमेलिंग और चेक बुक जर्नलिज्म के लिए फेमस न्यूज़पेपर नेशनल इंक्वायरर के मालिक डेविड पेकर को भी बुलाया और कहा कि ये उनके खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा हो सकते हैं, इसलिए इसका कुछ करना पड़ेगा। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों द वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप से रिलेटेड साल 2005 का एक टेप पब्लिश कर दिया था, जिसमें वे महिलाओं के बारे में अश्लील बातें करते हुए नजर आ रहे थे और उनके साथ जबरदस्ती किस और सेक्स करने की कोशिश करने की बात कहते हुए भी सुने जा सकते थे। I better use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. इस टेप में ट्रंप महिलाओं के बारे में कहते हैं कि ग्रैब देम बाय पुस्सी, और इसके बाद आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। Grab them by the pussy. ट्रंप के कहने पर ही माइकल कोहेन ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 दिए ताकि वो ट्रंप के साथ अपने रिलेशंस के बारे में बाहर आकर मीडिया को कुछ ना कहे। स्टॉर्मी डैनियल्स के अनुसार वो ट्रंप से साल 2006 में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान मिली थी, जहां ट्रंप ने उन्हें अपने सूट पर डिनर के लिए इन्विटेशन दिया और जब वे उनके सूट पर गईं तो दोनों के बीच संबंध बने। हालांकि स्टॉर्मी डैनियल्स के इस दावे को ट्रंप ने खारिज कर दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ट्रंप ने अपने वकील माइकल कोहेन को पैसे दिए थे। इस बात का खुलासा कैसे हुआ? दरअसल किसी को चुप रहने के लिए दिए जाने वाले पैसों को हस मनी कहा जाता है। अमेरिका में हस मनी देना इलीगल नहीं है, लेकिन ट्रंप ने इसके बदले माइकल कोहेन को जो रीइंबर्समेंट दिया था उस पैसे को अपने अकाउंट में लीगल एक्सपेंस के तौर पर दिखा दिया। अमेरिका में ये एक क्राइम है क्योंकि पैसे महिलाओं को दिए गए थे और ट्रंप उन्हें दिखा रहे थे कि ये पैसे लीगल खर्च में खर्च हुए हैं। इस मामले में ट्रंप न केवल पकड़े गए बल्कि इस अपराध के लिए दोषी भी पाए गए थे। दूसरी तरफ डेविड पेकर फॉर्मर प्लेबॉय मॉडल कैरेन मैकडूगल को मिलते हैं और ट्रंप के साथ उनके संबंध पर चुप रहने के लिए $1.5 हस मनी देते हैं। कैरेन मैकडूगल के अनुसार उनका 2006 से 2007 के बीच करीब 10 महीने के लिए ट्रंप के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा था। इसके अलावा ट्रंप टावर के एक फॉर्मर डोरमैन को भी $30,000 हस मनी के रूप में दी जाती है, जो दावा करता था कि वो ट्रंप की ही एक अवैध संतान है। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन सब लोगों को पैसे से चुप करा देते हैं जो उनके खिलाफ बोल सकते थे। जिस तरह ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे, वैसे ही सामने डेमोक्रेट्स की तरफ से भी हिलेरी क्लिंटन को उतारा गया था। हिलेरी क्लिंटन एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन थी। उनके पति खुद बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे, लेकिन जिस वक्त वे आईं तब सामने ट्रंप जैसा आक्रामक कैंडिडेट था जिसे लाखों अमेरिकियों का आंख बंद करके सपोर्ट मिल रहा था। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के ओबामा को अमेरिका में राज करते हुए दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला था। अमेरिका की जनता के भीतर अब सरकार या कहें कि राष्ट्रपति को बदलने का मूड था। कुल मिलाकर हिलेरी क्लिंटन एक ऐसे साल में एस्टेब्लिशमेंट का चेहरा बन जाती हैं जब जनता का मूड पूरी तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, राष्ट्रपति बदलने का था। डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर हिलेरी क्लिंटन के अलावा राष्ट्रपति की दौड़ में जो दूसरे नेता थे उनका नाम था बर्नी सैंडर्स। बर्नी सैंडर्स अपने भाषणों में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते थे। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर हुए चुनावों में
क्लिंटन जीत जाती हैं और डेमोक्रेट्स की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव की कैंडिडेट घोषित हो जाती हैं। क्लिंटन के प्रेसिडेंट नॉमिनी होने के बाद ट्रंप भी अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसे मुद्दों पर बात करने लगे, गरीबी अमीरी की बात करने लगे। एक आम अमेरिकी नागरिक जो अमेरिका के एलिट्स के खिलाफ उसका जो गुस्सा था, वो अपने भविष्य को लेकर जो जैसे डर में था, उसको डोनाल्ड ट्रंप इन चुनावों में पकड़ लेते हैं। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ट्रंप पहले अपनी ही पार्टी के कुछ पुराने नेताओं पर हमला करते हैं, जैसे जॉर्ज बुश, मिट रोमनी और जॉन मैकेन जैसे बड़े नेता। इससे ट्रंप की ऐसी इमेज बनती है कि वे सिस्टम के आउटसाइडर हैं, जिसे वे अंदर लाकर रिफॉर्म कर सकते हैं। ट्रंप के भाषणों से उस समय के राजनीतिक विश्लेषकों को लगता था कि ट्रंप की ड्रामेबाजी, उनकी इनकरेक्ट डेटा से भरी स्पीचेज, अफ्रीकन अमेरिकन वॉर हीरोज और विमेन और मुस्लिम्स पर उनके हमले उनके लिए नुकसान वाले साबित होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टा ये सब करके ट्रंप एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप तैयार कर लेते हैं जो साइलेंट मेजॉरिटी होती है, जिसमें ज़्यादातर गोरी चमड़ी वाले लोग थे, मतलब अधिकतर क्रिश्चियन, वाइट और एंटी मुस्लिम क्राउड, जिसे वाइट नेशनलिस्ट भी कहा जाता है। इनके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन देहात के लोगों और ऐसे लोग जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, उनका सपोर्ट भी हासिल कर लेते हैं, जिनके बारे में पहले कोई बात ही नहीं करता था। उन लोगों को भी ट्रंप ने खूब सपने दिखाए। ट्रंप ने अमेरिका के अंदर रेस और जेंडर को लेकर जो आपस में मतभेद थे जनता के भीतर, उनको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिससे लोग आपस में डिवाइड हो जाएं और ट्रंप को सपोर्ट मिले। कुछ लोग एक फीमेल प्रेसिडेंट के आइडिया से भी खुश नहीं थे, तो कुछ लोग रेसिस्ट थे जो बराक ओबामा के अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने से नाराज थे। ये सभी लोग ट्रंप के साथ आ जाते हैं। एक तरह से जैसे भारत में मुस्लिम माइग्रेंट्स और मुस्लिमों का माहौल दिखाकर हिंदुओं को अपनी तरफ लेने के लिए बयान दिए जाते हैं, वैसे ही ट्रंप ने भी अमेरिका के आम लोगों के अंदर व्हाइट सुपरमेसी को और अधिक उत्तेजित किया, उसे और अधिक बढ़ाया। जैसे भारत में भड़काया जाता है कि हम ही महान हैं, नेक हैं, हमसे अच्छी कल्चर किसी की नहीं है, वैसे ही व्हाइट सुपरमेसी है जिसमें अंग्रेज मानते हैं कि सिर्फ गोरे लोग ही अच्छे होते हैं और वही महान होते हैं, बाकी सब निम्न स्तर के हैं। और उसी ईगो को ट्रंप ने बूस्ट किया। यहां ट्रंप की इमेज में सबसे बड़ा रोल रियलिटी टेलीविजन ने भी निभाया। अपने रियलिटी शो द अप्रेंटिस में डोनाल्ड ट्रंप लगभग 10 सालों से एक बॉस के रूप में नजर आ रहे थे, जो सीईओ थे, लोगों को हायर करते थे, लोगों को फायर करते थे, जो समस्याओं को सॉल्व करते थे और जिसको सब कुछ पता होता था। इससे ट्रंप को लेकर लोगों के मन में इमेज बनती है कि ट्रंप एक डिसीजन मेकर हैं जो प्रेसिडेंट के रूप में बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे, जबकि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस उनको पावरफुल लोगों की कठपुतलियां लगते थे। इस तरह फाइनली 8 नवंबर 2016 के दिन अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होती है। सभी ओपिनियन पोल्स एक राय होकर हिलेरी क्लिंटन को ये चुनाव जिता रहे थे, लेकिन अगले दिन तक नतीजे बदलने लगते हैं और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप हिलेरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इससे पहले ट्रंप किसी भी सरकार में किसी भी पोजीशन पर नहीं रहे थे, लेकिन किस्मत ऐसी कि सीधा राष्ट्रपति बन जाते हैं और इस तरह 20 जनवरी 2017 के दिन ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। क्योंकि ट्रंप ने अपने कैंपेन में महिलाओं के खिलाफ बहुत मिसोजिनिस्ट बातें की थी, जैसे महिलाओं के अबॉर्शन राइट्स का विरोध किया था, उन्हीं सब के कारण 21 जनवरी 2017 के दिन यानी ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के अगले ही दिन अमेरिका में वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क और शिकागो तक लाखों महिलाएं सड़कों पर उतर आती हैं। इसे विमेंस मार्च कहा गया। इन महिलाओं को डर था कि कई दशकों तक संघर्ष करके उन्हें अमेरिका में जो सिविल और ह्यूमन राइट्स मिले हैं, कहीं ट्रंप उन सब अधिकारों को खत्म ना कर दें। लेकिन ट्रंप और एग्रेसिव होकर इस सिचुएशन को हैंडल करने लगे। आमतौर पर ज्यादातर लोग जो चुनाव जीत कर आते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद सभी वर्गों के लोगों को सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। उल्टा प्रेसिडेंट बनने के 4 दिन के बाद ही ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13,767 पास कर दिया, जिसके अनुसार यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर एक दीवार बनाई जाएगी और जिसका नाम होगा ट्रंप वॉल। 27 जनवरी के दिन ट्रंप एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देते हैं, जिसमें 7 मुस्लिम मेजॉरिटी देशों के लोगों के यूएस में आने पर बैन लगा दिया जाता है। इसी बीच ट्रंप की जीत पर सवाल उठने लगे, आरोप लगने लगे कि अमेरिका के चुनावों में रसिया ने इंटरफेयर किया है। इस कारण अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ये जांच करने लगी कि क्या सच में रूस ने अमेरिका के चुनावों को प्रभावित किया है और ट्रंप को जिताने में मदद की है। इससे गुस्सा होकर डोनाल्ड ट्रंप FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी को उनके पद से हटा देते हैं।
हालांकि इससे ट्रंप को अधिक फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यही सेम इन्वेस्टिगेशन अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट भी उनके अगेंस्ट करने लगता है। यहां आप शायद सरप्राइज हो रहे होंगे कि अमेरिका की सरकारी जांच एजेंसियां अमेरिकी राष्ट्रपति की भी जांच करती हैं। दरअसल अमेरिका में प्रशासनिक सिस्टम काफी मजबूत होता है। सरकार अलग काम करती है और सरकारी डिपार्टमेंट्स थोड़े से इंडिपेंडेंट होते हैं। वहीं यहां भारत में अगर नई सरकार आ जाए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एचओडी तक बदल जाता है। इधर राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप भाई साहब दनादन कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिए कि वो क्लाइमेट चेंज में बिलीव ही नहीं करते हैं, और इस तरह अमेरिका को साल 2015 के पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर कर लिया, जिसे खुद अमेरिका ने ही बनवाने में मदद की थी। ट्रंप ने अमेरिकन सीनेट में भी अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्ट, या कहें कि ओबामा केयर को भी रिपील करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वे फेल हो जाते हैं। अगले साल 2018 में ट्रंप ईरान के साथ की गई न्यूक्लियर डील से भी अमेरिका को हटा लेते हैं। वहीं जून 2018 में ट्रंप नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात करते हैं, जो नॉर्थ कोरिया और यूएस के नेताओं के बीच पहली मुलाकात थी। ट्रंप 2019 में दोबारा किम जोंग उन से मिलते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका में रेशियल टेंशन्स बढ़ जाती हैं। जैसे भारत में हिंदूवाद की आड़ में कुछ लोग अराजकता फैलाते हैं, वैसे ही अमेरिका में भी कट्टर गोरे लोग इधर उधर हरकतें करने लगे। लेकिन ट्रंप की योग्यता की परीक्षा कोविड में होनी थी। जब कोरोना वायरस आया तो ट्रंप ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कोविड को मीडिया की कॉन्स्पिरेसी बताया। ट्रंप ने मास्क तक पहनने से मना कर दिया और कहा कि ये व्यक्तिगत चॉइस है, ना कि पब्लिक नेसेसिटी है। ट्रंप सोशल डिस्टेंसिंग को भी दरकिनार करके बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। इंटरेस्टिंगली चुनावों के बीच में ही ट्रंप को खुद भी कोविड हो जाता है। कोविड के दौरान ही अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की एक पुलिस वाले द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बहुत बड़े स्तर पर ब्लैक लाइव्स मैटर्स नाम से प्रोटेस्ट शुरू होती हैं और अमेरिका में सिस्टमिक रेसिज्म पर सवाल उठने लगते हैं। इस पर भी ट्रंप ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रंप द्वारा कोविड में जिस तरह से लापरवाही बरती गई और ऊपर से ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट को भी इग्नोरेंट तरीके से हैंडल किया, इससे ट्रंप की इमेज पर भारी प्रभाव पड़ा। परिणाम ये हुआ कि 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जो बाइडेन से हारना पड़ता है। ये ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। 6 जनवरी 2021 के दिन वॉशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल बिल्डिंग, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस बैठती है, वहां पर सैकड़ों हथियारबंद लोग जबरदस्ती घुसाते हैं। ये बिल्डिंग ऐसी ही है जैसे भारत में पार्लियामेंट बिल्डिंग है। ये भीड़ एक सेव अमेरिका रैली से आ रही थी, जहां पर ट्रंप एक भाषण देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि डेमोक्रेट्स ने ये चुनाव फर्जीवाड़े से जीता है और कांग्रेस को जो बाइडेन की जीत को ऑफिशियल नहीं करना चाहिए। ट्रंप कहते हैं कि हम सबको कैपिटल जाना चाहिए और मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसके बाद हजारों लोग जबरदस्ती कैपिटल बिल्डिंग में घुस जाते हैं। इसको एक अटेम्प्टेड कू की तरह माना गया, यानी जानबूझकर तख्ता पलट करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा गया। कुछ घंटों के बाद इस भीड़ को वहां से हटा दिया जाता है। इसके अगले दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन जो बाइडेन को ट्रांसफर ऑफ पावर होने से पहले ही 13 जनवरी 2021 को यूएस कांग्रेस इकट्ठा होती है और ट्रंप को प्रेसिडेंट के पद से हटा देती है। जनवरी 2022 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस चुनाव पलटने और यूएस कैपिटल पर हमला करने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा शुरू कर देता है। सवाल उठते हैं कि ट्रंप ने ये सब प्रेसिडेंट रहते हुए किया था तो उनको कोई इम्यूनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस पर डीसी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने कहा कि ट्रंप को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रंप इसके भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रंप को लिमिटेड इम्यूनिटी मिलेगी, लेकिन यह डिसाइड करना होगा कि उनको किस आरोप पर इम्यूनिटी मिलेगी और किस आरोप पर नहीं। इम्यूनिटी से मतलब उनको केस चलाने की छूट मिलेगी कि नहीं। हालांकि अब चूंकि 4 साल बाद 2024 में ही ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए हैं, इसलिए ये केस बीच में ही अटक गया है, क्योंकि यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट की ये पॉलिसी है कि वो सिटिंग प्रेसिडेंट को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, उन पर मुकदमा नहीं चला सकते। साल 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, लेकिन ट्रंप को वापसी का मौका दिया डेमोक्रेटिक पार्टी ने। जो बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और दूसरी बार के लिए चुनाव लड़ने जा रहे थे, वो 27 जून 2024 को डोनाल्ड ट्रंप से डिबेट करने चले जाते हैं। इस 90 मिनट की डिबेट में बाइडेन कई बार कुछ भी बोलते हुए नजर आए। उनका मुंह खुला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
इस डिबेट के बाद बाइडेन के सबसे बड़े समर्थकों ने भी कहा कि ये एक डिजास्टर था और बाइडेन ट्रंप से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस डिबेट में बाइडेन की बहुत खराब इमेज बनती है, वहीं ट्रंप की इमेज एक फाइटर की तरह उभरी। इससे डेमोक्रेटिक पार्टी में खलबली मच जाती है। अगला कैंडिडेट कौन होगा, इसके लिए चुनाव करने का समय निकल चुका था। तो आखिर में पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को ही अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिया। इसकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी के पास एक ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो अमेरिका की वर्किंग क्लास से सपोर्ट ले पाए, जैसे पिछली बार जो बाइडेन ने लिया था। इसके अलावा ट्रंप के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा करने वाली एक घटना भी जल्द ही सामने आने वाली थी। 13 जुलाई 2024 के दिन डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी उनके ऊपर 8 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। इनमें से एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर चली जाती है और डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचते हैं। ट्रंप के कान और चेहरे पर खून था, उनका एक हाथ हवा में था और वो कह रहे थे फाइट। इस घटना की फोटो और वीडियो ने ट्रंप को रातों रात हीरो बना दिया। ट्रंप जो एक तरह से अभी तक नेगेटिव साइड में थे, वो बाइडेन के डिबेट और अपने असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद फिर से फाइट में आ जाते हैं। ट्रंप अपने समर्थकों को ये यकीन दिला पाने में सफल रहते हैं कि उनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं वो उनके खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इस तरह ट्रंप की वापसी का ग्राउंड पहले ही तैयार हो चुका था। लगभग हर जगह तय ही था कि ट्रंप का आना तय है और हुआ भी यही। 6 नवंबर 2024 के दिन कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें अमेरिका की एक बड़ी आबादी कैपिटल हिल वाली घटना के बाद से ही एक विलेन के रूप में देख रही थी, उसे अब ट्रंप में अपना हीरो नजर आ रहा था। ट्रंप का उदय व्हाइट सुपरमेसी का उदय है, जैसे अलग अलग देशों में दक्षिणपंथी विचार वाले नेताओं का हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी फिलहाल यहीं खत्म होती है। जिस तरह से ट्रंप के आने के बाद क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड बढ़ी है, वैसे में आप भी कॉइन स्विच में बेहतर निवेश कर सकते हैं। कॉइन स्विच का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।